हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान स्क्वायर। फ्रेंड्स, हमारे लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब क्या होता है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि नॉर्मल रेसिडेंट्स मतलब क्या होता है। किसी भी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर लोग रहते हैं, उन्हीं को उनका नॉर्मल रेसिडेंट कहा जाता है। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, तभी तो हम जान पाएंगे कि डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम में किसकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज, किसके अर्निंग्स इंक्लूड होते हैं। So be with me till the end of video and now let's begin. सबसे पहले तो जानते हैं कि नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री कौन होता है, जिनका इनकम हमारे डोमेस्टिक इनकम या फिर नेशनल इनकम में इंक्लूड होता है। तो नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री refers to an individual or an institution who ordinarily resides in the country and whose center of economic interest also lies in that country. तो क्या समझ में आया हमें कि कोई भी इंडिविजुअल है या तो कोई भी इंस्टीट्यूशन है, इनका हमारे कंट्री में नॉर्मल रेसिडेंस या रेसिडेंस कैसे डिसाइड होगा। सो दे शुड हैव देयर सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट विच शुड लाई इन अवर कंट्री। ठीक है, तो सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, नहीं समझ में आया तो पढ़ लेते हैं। सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट implies two things. The resident live or is located within the domestic territory and the resident carries out basic economic activities of earnings, spendings and accumulation from that location. तो क्या समझ में आया हमें। सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब होता है कि वो रेसिडेंट जो है, वो जो इंडिविजुअल है या इंस्टीट्यूशन है, वो कहाँ होना चाहिए, हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर होना चाहिए। डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ही समझाया था। तो वो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर रिसाइड करना चाहिए, रहना चाहिए। और दूसरा क्या होता है, उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का मतलब भी मैंने आपको अपने फर्स्ट वीडियो में बताया था। वो एक्टिविटीज़ जहाँ से हमारी पैसे से लेन देन वाली एक्टिविटीज़ जितनी भी होती है वो होती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो हमारी क्या इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का मतलब भी यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि अर्निंग्स, हम कुछ कमा रहे हैं या हम स्पेंडिंग खर्चा कर रहे हैं या हम जमा कर रहे हैं, वो जो सारी चीज़ें हैं वो डोमेस्टिक टेरिटरी के इनसाइड होना चाहिए। तो सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट जिसका भी कंट्री के बाउंड्री के अंदर रिसाइड करेगा वो नॉर्मल रेसिडेंट के केस में आ जाएगा। इतना क्लियर हो गया होगा। अब इसके आगे भी देख लेते हैं। ऑलवेज रिमेंबर वाइल डिसाइडिंग नॉर्मल रेसिडेंट्स, आपको कुछ पॉइंट्स हमेशा अपने ध्यान पे रखने हैं। फॉलोइंग पॉइंट्स शुड बी नोटेड इन दिस कंटेक्स्ट। नॉर्मल रेसिडेंट्स इंक्लूड बोथ इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशंस। ये तो हमने पहले भी पढ़ लिया कि इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो दोनों ही इंक्लूड होते हैं किसमें, नॉर्मल रेसिडेंट के केस में। और क्या हमें ध्यान में रखना है, अ पर्सन मस्ट रिसाइड इन अ कंट्री फॉर 1 ईयर और मोर देन 1 ईयर। मतलब 1 साल या 1 साल से ज़्यादा वो पर्सन या इंस्टीट्यूशन जो है वो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी के कंट्री के बाउंड्री के अंदर ही शुड रिसाइड। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, Foreign staff of embassies, officials, diplomats and members of the armed forces of foreign country are treated as normal resident of the country to which they belong and not of the country in which they are employed. जहाँ employed हैं वहाँ के employees वो वहाँ के normal residents वो नहीं होंगे। कहाँ के होंगे, जिस country के वो already हैं। याद है हमने डोमेस्टिक टेरिटरी में पढ़ा था कि जितने भी एम्बेसीज और ऑफिशियल्स या मिलिट्री फोर्सेस के जो स्टैब्लिशमेंट्स हैं उसमें जो भी वर्कर्स, जो भी एम्प्लॉयज़ काम करते हैं वो कहाँ के होंगे, वो डोमेस्टिक कंट्री के होंगे। तो वो उनका इनकम जो है, उनका इनकम कहाँ कैलकुलेट होगा, उनका इनकम हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर में कैलकुलेट होगा। दैट इज़ वाई दे विल कम अंडर नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ दैट कंट्री, जिसके वो नॉर्मल रेसिडेंट्स हैं, जहाँ एम्प्लॉयड हैं वहाँ के नहीं होंगे। क्लियर हो गया। एक और पॉइंट है जो हमें ध्यान में रखना है, वो है बॉर्डर वर्कर्स हु लीव नियर द इंटरनेशनल बॉर्डर एंड क्रॉस द बॉर्डर ऑन अ रेगुलर बेसिस टू वर्क इन अदर कंट्री, they are treated as normal resident of the country where they live and not where they work. मतलब क्या हुआ, बॉर्डर वर्कर्स जो बॉर्डर्स क्रॉस करके दूसरे कंट्रीज़ में जाके अपना इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं,
उनका जो नॉर्मल रेसिडेंस काउंट होगा वो कहाँ होगा, जहाँ वो रहते हैं, वेयर दे लीव, वहाँ नहीं होगा जहाँ वो वर्क करते हैं, मतलब जहाँ से वो कमाते हैं वो नहीं, वेयर दे लीव दैट विल बी कंसिडर्ड एज देयर डोमेस्टिक कंट्री, मतलब वो उस कंट्री के नॉर्मल रेसिडेंट होंगे। ये 4 पॉइंट हमें ध्यान में रखना है जब हम नॉर्मल रेसिडेंट को देखेंगे। याद है, पहला है इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन दोनों हैं, दूसरा है 1 ईयर या उससे ज़्यादा रहना चाहिए, तीसरा है आपके फॉरेन स्टाफ में जो एम्बेसीज़ हैं या वो हैं, वो लोग कौन से कंट्रीज़ के होंगे, जो जिस कंट्री के वो लोग एम्प्लॉयज़ हैं उस कंट्री के वो लोग नॉर्मल रेसिडेंट होंगे, ठीक है। और 4th पॉइंट हो गया बॉर्डर वर्कर्स, जहाँ लिव करते हैं वहाँ पे वो वहाँ के नॉर्मल रेसिडेंट होंगे। ये हो गए 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब कुछ देख लेते हैं कि कौन कौन हैं हु आर नॉट टू बी इंक्लूडेड इन नॉर्मल रेसिडेंट्स। फर्स्ट, foreign tourists and visitors who visit a country for recreation, holidays, medical treatment, studies, sports, conference, etc. जो भी फॉरेन से आते हैं, फॉरेन टूरिस्ट हुए, फॉरेन स्टूडेंट्स हुए, जो भी हैं, एनीवेयर, एनीथिंग, वो जो हैं वो हमारे कंट्री के नॉर्मल रेसिडेंट में इंक्लूड नहीं होंगे, उन्हें हम अपने नॉर्मल रेसिडेंट में नहीं लेंगे। देन सेकंड क्या है, क्रू मेंबर्स ऑफ फॉरेन वेसल्स, कमर्शियल ट्रैवलर्स एंड सीजनल वर्कर्स प्रोवाइडेड देयर स्टे इज लेस देन 1 ईयर। इनका स्टे 1 साल से कम का होना चाहिए, 1 ईयर से कम होना चाहिए। तो कौन कौन हो जाएंगे, क्रू मेंबर्स जो हैं फॉरेन वेसल्स के, या फिर सीजनल वर्कर्स जो हैं, ये भी हमारे नॉर्मल रेसिडेंट में नहीं आएंगे जब तक कि ये 1 साल से कम के लिए इंडिया में रह रहे हैं। देन नेक्स्ट है आपका international organizations like UNO, WHO, etc. are not considered as normal resident of the country in which they operate. इनकी बिल्डिंग जहाँ पे भी है, चाहे वो किसी भी कंट्री में हो, ये वहाँ के नॉर्मल रेसिडेंट नहीं होते हैं, ठीक है। और क्या है, फॉरेनर्स हु आर एम्प्लॉयज़ ऑफ नॉन एंटरप्राइजेज एंड who have come to the country for the purpose of work from their company and resides less than 1 year. इनका भी रेसिडेंस जो है 1 साल से कम का होना चाहिए। 1 साल से कम के लिए फॉरेन एम्प्लॉयज़ भी अगर आ रहे हैं अपने कंपनी में काम करने के लिए, लेकिन इनका स्टे 1 ईयर से लेस है, तो भी ये क्या होंगे, हमारे नॉर्मल रेसिडेंट में इंक्लूड नहीं होंगे। फ्रेंड्स, नॉर्मल रेसिडेंट में कौन कौन इंक्लूड हो रहा था वो 4 पॉइंट हमने याद कर लिए थे। अब एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि कौन कौन इंक्लूड नहीं होगा हमारे नॉर्मल रेसिडेंट में। पहला तो था कि फॉरेन टूरिस्ट जो आ रहे हैं या स्टूडेंट्स जो यहाँ एजुकेशन लेने आ रहे हैं या एनीथिंग उस टाइप के जो आ रहे हैं जिनका स्टे हमारे कंट्री में लेस देन 1 ईयर का है, वो इंक्लूड नहीं होंगे। और कौन नहीं होगा, क्रू मेंबर्स जो हैं वो इंक्लूड नहीं होंगे। इनका सबका स्टे आपको याद रखना है 1 ईयर से लेस का होना चाहिए। देन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि UNO, WHO जो भी है, ये जिस कंट्री में ऑपरेट करते हैं ये वहाँ के नॉर्मल रेसिडेंट नहीं होते हैं। और कौन नहीं होते हैं, फॉरेनर्स, जो फॉरेन एम्प्लॉयज़ हैं जो अपनी कंट्री में किसी भी कंट्री में आ रहे हैं और लेस देन 1 ईयर का उनका स्टे है उस कंपनी के किसी भी काम की वजह से, वो लोग नॉर्मल रेसिडेंट में नहीं आएंगे। फ्रेंड्स, नॉर्मल रेसिडेंट का कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये इसी से आपको ये क्लियर होगा कि किसका इनकम हमारे डोमेस्टिक और नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा और किसका नहीं होगा। इस कंसेप्ट से हर ऑल्टरनेटिव ईयर्स में बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं। सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट टू लर्न टू अंडरस्टैंड। सिर्फ याद करने से नहीं होगा, आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा। और इसीलिए मैंने इतने अच्छे से इतने पॉइंट्स लेके आपको समझाए कि आपको इन चीज़ों को याद करने की ज़रूरत ना पड़े। आप जैसे जैसे चीज़ों को समझते जाएंगे ना, आपको अपने आप पॉइंट्स क्लियर होते जाएंगे। मैंने टेलीग्राम ऐप पे इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस डाल के रखे हैं, आप वहाँ पे जाइए और PDFs डाउनलोड कीजिए और सॉल्व कीजिए, ताकि आपके जो कंसेप्ट्स अगर आपको समझ में आ गए हैं तो वो और स्ट्रॉन्ग हो जाएं। दे विल हेल्प यू टू इम्प्रूव मोर। तो अभी तक हमने देख लिया है कि डोमेस्टिक टेरिटरी मतलब क्या होता है, और आज के इस वीडियो में हमने देख लिया कि नॉर्मल रेसिडेंट का मतलब क्या होता है। ये दोनों ही टर्म्स का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, और उसके आगे के जो और कंसेप्ट्स हैं, टर्म्स हैं, उनको जानने के लिए इन दोनों टर्म्स को समझना, पढ़ना, जानना बहुत ही जरूरी था। और मैं समझती हूँ कि यहाँ तक आपको मैंने हर एक पॉइंट्स इस कंसेप्ट से रिलेटेड याद भी करवा दिए हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।
फ्रेंड्स, आप अपने डाउट्स हमें टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं या हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ,